यह किताब आपके लिए 8 काम करेगी। पहला, आपके दिमाग पर लगी जंग साफ करेगी, नए विचार देगी, आप में नए सपने जगाएगी और नई महत्वाकांक्षाओं की प्रेरणा देगी। दूसरा, आपको ऐसा तरीका बताएगी जिससे आप जल्दी से और आसानी से दोस्त बना सकें। तीसरा, आपकी लोकप्रियता बढ़ाएगी। चौथा, लोगों से आपकी बात मनवाने में मदद करेगी। पाँचवां, आपके प्रभाव मान सम्मान को बढ़ाएगी और काम कराने की योग्यता को बढ़ाएगी। छठा, शिकायतों से निपटने, बहस से बचने और संबंधों को मधुर बनाने के तरीके सिखाएगी। सातवां, एक अच्छा वक्ता और दिलचस्प बातें करने वाला बनाएगी। आठवां, आपके साथियों में उत्साह भरने का तरीका सिखाएगी। लोक व्यवहार, प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला, डेल कार्नेगी। खंड 1, लोगों को प्रभावित करने के मूलभूत तरीके। चैप्टर 1, अगर शहद इकट्ठा करना हो तो मधुमक्खी के छत्ते पर ताल न मारें। 7 मई 1931 को न्यूयॉर्क शहर में एक ज़बरदस्त मुठभेड़ चल रही थी। मुठभेड़ अपने अंतिम रोमांचक चरण में थी। हफ्ते तक पीछा करने के बाद पुलिस ने आखिरकार दुल्हनानी बंदूक के नाम से मशहूर हत्यारे क्रॉलो को घेर लिया था। वह हत्यारा, जो ना कभी सिगरेट पीता था ना ही शराब, अब चारों तरफ से घिरा हुआ था और वेस्टर्न एवेन्यू में अपनी प्रेमिका के घर में छिपा हुआ था। 150 पुलिस वाले और जासूस जमीन से लेकर छत तक चारों तरफ से उसे घेरे हुए थे। जब क्रॉलो को पकड़ा गया तो पुलिस कमिश्नर ने कहा कि यह न्यूयॉर्क के इतिहास में अब तक के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक था। कमिश्नर का कहना था, वह पंख फड़फड़ाने की आवाज़ पे किसी को भी मौत के घाट उतार देता था। परंतु दुल्हनानी बंदूक क्रॉलो खुद को क्या समझता था, हम ये जानते हैं क्योंकि जिस समय पुलिस उस पर गोलियां चला रही थी, उसने एक पत्र लिखा था। जब वह पत्र लिख रहा था तो उसके घाव से बहते खून के निशान उस पर छूट गए। इस पत्र में क्रॉलो कहता था, मेरे कोट के नीचे एक दुखी परंतु दयालु दिल है, एक ऐसा दिल जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। यह लिखने के कुछ समय पहले की बात है। क्रॉलो लॉन्ग आइलैंड पर देहात की सूनी सड़क पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। अचानक एक पुलिस वाला कार के पास आया और क्रॉलो से लाइसेंस दिखाने के लिए कहा। बिना कुछ कहे क्रॉलो ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और पुलिस वाले के सीने में एक के बाद एक गोलियां उतार दी। जब पुलिस अफसर ज़मीन पर गिर गया तो क्रॉलो कार से नीचे कूदा और उसने अफसर का रिवॉल्वर निकाला और मर चुके पुलिस वाले के शरीर में एक और गोली मारी। और यही निर्मम हत्यारा अब कह रहा था, मेरे इस कोट के नीचे दुखी परंतु दयालु दिल है, एक ऐसा दिल जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। क्रॉलो को मौत की सज़ा सुनाई गई। जब उसे सिंग सिंग जेल में मृत्यु दंड के लिए ले जाया जा रहा था तो क्या उसने ये कहा, यह लोगों को मारने की सज़ा है? नहीं, उसने कहा, यह खुद को बचाने की सज़ा है। इस कहानी का संदेश यह है, दुल्हनानी बंदूक क्रॉलो खुद को किसी बात के लिए दोष नहीं देता था। क्या यह अपराधी में असामान्य बात है? अगर आपको ऐसा लगता है तो ये सुने। मैंने लोगों का भला करने में अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल लगा दिए ताकि वह सुख से रह सकें और इसके बदले में मुझे गालियां सुनने को मिलती हैं और पुलिस से छुपे छुपे फिरना पड़ता है। यह वाक्य एल कैपोन के हैं, जो अमेरिका के सबसे खुयात बदमाश था। शिकागो में उस जैसा खतरनाक गैंग लीडर नहीं था, परंतु एल कैपोन खुद को दोषी या अपराधी नहीं मानता था। वह खुद को परोपकारी समझता था, एक ऐसा परोपकारी जिसे जनता ठीक से समझ नहीं पाई थी। ऑथर लिखते हैं, मैंने इस विषय पर न्यूयॉर्क के बदनाम सिंग सिंग जेल के वार्डन लाइन्स लेन से एक लंबा पत्र व्यवहार किया है। वे कहते हैं, सिंग सिंग जेल के बहुत कम अपराधी अपने आप को बुरा समझते हैं। वह उसी तरह इंसान हैं जैसे कि आप और मैं, इसलिए वह तर्क देते हैं, खुद को सही साबित करते हैं। वह आपको यह समझा सकते हैं कि उन्हें तिजोरी क्यों तोड़नी पड़ी या उन्हें गोलियां क्यों चलानी पड़ी। सही या गलत तर्कों के आधार पर वह खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं और यह मानते हैं कि उन्हें सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी। अगर एल कैपोन, दुल्हनानी बंदूक क्रॉलो, डेथ सुल्तेज और जेल की दीवारों में कैद खुयाद अपराधी अपने आप को दोषी नहीं मानते तो वह लोग क्या करते हैं जिनसे आप और हम मिलते हैं? का स्टोर की चेन के संस्थापक जैन बनामेकन ने यह स्वीकार किया था, 30 साल पहले मैंने ये समझ लिया था कि किसी को दोष देना मूर्खता है। मेरे पास अपनी खुद की ही सीमा को पार करने की मुसीबत काफ़ी है और मैं इस बात पर सिर नहीं घुमाता कि ईश्वर ने बुद्धि का उपहार सबको एक जैसा नहीं दिया है।
वरना मेकर ने यह सबक जल्दी सीख लिया, परंतु मुझे ये सबक सीखने में 33 साल लगे, जिस दौरान मुझसे ढेरों गलतियां हुईं और तब जाकर मैं ये समझ पाया 100 में से 99 लोग किसी भी बात के लिए अपने आप को दोष नहीं देते, चाहे वह कितने ही गलत क्यों ना हों, परंतु अपनी आलोचना नहीं करते, अपनी गलती नहीं मानते। किसी की आलोचना करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इससे सामने वाला व्यक्ति अपना बचाव करने लगता है, बहाने बनाने लगता है या तर्क देने लगता है। आलोचना खतरनाक भी है, क्योंकि इससे उस व्यक्ति का बहुमूल्य आत्मसम्मान अहद होता है, उसके दिल को ठेस पहुंचती है और वह आपके प्रति दुर्भावना रखने लगता है। विश्व प्रसिद्ध मनोविज्ञान B.F. स्किनर ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध कर लिया है कि जिस जानवर को अच्छे व्यवहार के लिए इनाम दिया जाता है, वह उस जानवर से ज़्यादा तेज़ी से सीखता है जिसे खराब व्यवहार के लिए सज़ा दी जाती है। बाद में हुए अध्ययन से यह पता चला कि यही इंसानों के बारे में भी सही है। आलोचना से कोई फ़ायदा नहीं है, अलबत्ता संबंध ज़रूर खराब हो जाते हैं। एक और महान मनोवैज्ञानिक ने कहा है, जितने हम सराहना के भूखे होते हैं, उतना ही हम निंदा से डरते हैं। आलोचना या निंदा से कर्मचारियों, परिवार के सदस्य और दोस्तों का मनोबल कम हो जाता है और उस स्थिति में कोई सुधार नहीं होता जिसके लिए आलोचना की जाती है। जॉनस्टन एक इंजीनियरिंग कंपनी में सुरक्षा प्रभारी थे। उनकी एक जिम्मेदारी ये थी कि जब भी कर्मचारी फील्ड में अपना काम कर रहे हों तो कर्मचारी अपने हेलमेट लगाए रखें। पहले तो वह जब भी किसी कर्मचारी को बिना हेलमेट के देखते थे तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। वह नियमों का हवाला देते हुए उसे सख्त आदेश देते थे कि वह नियमों का पालन करे। परिणाम ये होता था कि कर्मचारी मन मारकर उनके आदेश का पालन तो करते थे, परंतु अक्सर उनके जाने के बाद अपने हेलमेट फिर से हटा देते थे। उसने दूसरी तरकीब आजमाने का फैसला किया। अगली बार जब उसने कुछ कर्मचारियों को बिना हेलमेट के देखा तो उसने उनसे पूछा कि क्या हेलमेट आरामदायक नहीं है या उनकी फिटिंग सही नहीं है। फिर मुस्कुराते हुए उसने उन लोगों को यह बताया कि हेलमेट उन्हें चोट से बचाने के लिए हैं और इसलिए काम करते समय उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना चाहिए। इसका परिणाम ये हुआ कि कर्मचारियों ने अपनी इच्छा से हेलमेट पहनना शुरू किया और कोई दुर्भावना भी पैदा नहीं हुई। इतिहास में आपको हजारों उदाहरण मिल जाएंगे जो बताते हैं आलोचना से कोई फ़ायदा नहीं होता। किसी की भी आलोचना मत करो ताकि आपकी भी आलोचना ना हो। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो अपने युवा अवस्था में अभ्रत थे, आगे चलकर इतने कूटनीति बन गए, लोगों के साथ व्यवहार करने में इतने कुशल हो गए कि उन्हें फ्रांस में राजदूत के रूप में भेजा गया। उनकी सफलता का राज क्या था? मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूँगा, उनका कहना था, और मैं हर एक के बारे में अच्छा ही बोलूँगा। कोई भी मूर्ख बुराई कर सकता है, निंदा कर सकता है, शिकायत कर सकता है और ज़्यादातर मूर्ख यही करते हैं, परंतु समझने और माफ़ करने के लिए आपको समझदार और संयमी होना पड़ता है। कार्लायल ने कहा था, महान व्यक्ति छोटे लोगों के साथ व्यवहार करने में अपनी महानता दिखाता है। लोगों की आलोचना करने के बजाय हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें यह पता लगाना चाहिए कि जो वह काम करते हैं वह उन्हें क्यों करते हैं। यह आलोचना करने से बहुत ज़्यादा रोचक और लाभदायक होगा। यही नहीं, इससे सहानुभूति, सहनशक्ति और दयालुता का माहौल बनेगा। सबको समझ लेने का मतलब है सबको माफ़ कर देना। डॉक्टर जॉनसन ने कहा था, भगवान खुद इंसान की मौत से पहले उसका फैसला नहीं करता, फिर आप और मैं ऐसा करने वाले कौन होते हैं। सिद्धांत 1, बुराई मत करो, निंदा मत करो, शिकायत मत करो। चैप्टर 2, लोगों के साथ व्यवहार करने का अचूक रहस्य।